फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस, इसमें एक हमें लाइट रिएक्शन पढ़ना है और हमें डार्क रिएक्शन पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, यहाँ इसका रोल होता है। इसमें सबसे बाहर की ओर एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं। ये आप जाने, सबसे बाहर की ओर एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। इसके भीतर कोर मॉलिक्यूल होते हैं। और कोर मॉलिक्यूल के भीतर रिएक्शन सेंटर होता है। तो मान लीजिए ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पर कोर मॉलिक्यूल्स हैं, कोर मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स का बाहर वाले हैं। एंटीना मॉलिक्यूल्स, they occur at outer surface। ये आउटर सरफेस पर होंगे and they absorb photons, they absorb photons। ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, and after excitation they give energy to core molecules। कोर मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं रिजोनेंस ट्रांसफर द्वारा। रिजोनेंस ट्रांसफर। तो एंटीना मॉलिक्यूल दे डायरेक्ट receive sunlight and they transfer energy to core molecules after excitation, and core molecules they directly absorb solar radiation। core molecule they may directly absorb solar radiation, ये सोलर रेडिएशन डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड दे अल्टीमेटली फनल एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर को अपना देते हैं। अब ये रिएक्शन सेंटर कितने प्रकार के हैं? तो एक को बोलते हैं PS1 और एक को बोलते हैं PS2, पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2। जो PS1 होता है वहां रिएक्शन सेंटर जो है P700 होता है, और PS2 हो जाता है ये रिएक्शन सेंटर P680 होता है। ये लोअर वेवलेंथ पे काम करता है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड लोअर वेवलेंथ पे काम करता है। और
ये जो सेकंड है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से भी जुड़ा होता है। ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड। यहाँ H2O टूटेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड वाटर के फोटोलिसिस के लिए, ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के लिए, और जो हाइड्रोजन निकलता है उससे NADPH के बनाने के लिए ये जरूरी होता है। अब ये प्रश्न उठता है, ये पिगमेंट सिस्टम कैसे अरेंज होते हैं, उसको जानने के लिए देखिए, ये P680 है, ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड है। और यहाँ हम P700 बना रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। ये PS सेकंड है, ये PS फर्स्ट है। कैसे ये काम करते हैं? PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फियोफाइटिन को जाता है। फियोफाइटिन को जाता है। ये फियोफाइटिन पिगमेंट जो है, ये क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल जैसा होता है, लेकिन इसमें इट लैक मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम नहीं होगा। ये ग्रीन कलर का नहीं होगा, फियोफाइट। तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, आफ्टर एक्साइटेशन, it release electron that is accepted by pheophytin। pheophytin से क्विनेन ए, इससे QB को जाता है। QB से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को चला जाता है, वहां से साइटोक्रोम F को जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक प्लास्टोक्यूनोन होता है, PQ। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो बाहर से ये हाइड्रोजन आयन को ये पिकअप कर लेता है। और हाइड्रोजन आयन पिकअप करके ये PQH2 बनाता है। PQH2, और PQH2 पुनः हाइड्रोजन को नीचे की ओर पंप कर देता है, ल्यूमेन में पंप कर देता है। इथाइल एक्वाड का ल्यूमेन है, हाइड्रोजन यहां से रिसीव हुआ, हाइड्रोजन यहां से डाल दिया गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक मूवेबल प्लास्टोसाइनिन द्वारा पिगमेंट सिस्टम वन में जाएगा। ये मोबाइल है, कार्बन कंटेनिंग है, मोबाइल है, कॉपर कंटेनिंग है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, लाइट यहां पड़ रही है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन के अननोन विटामिन को दे दिया जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन FeSX को जाएगा। FeSX से इलेक्ट्रॉन FeSA को जाता है। FeSA से इलेक्ट्रॉन FeSB को जाएगा। ये है SX FeSB। और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है
फेराडेक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को चला जाएगा। एफडी को चला जाएगा। रिडक्शन रिड्यूसिंग ये क्या करता है, एन ए डीपी प्लस से हाइड्रोजन लेकर के एन ए डीपी टू एच बनाता है। अगर लाइट दोनों पे पड़ रही है तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो ऐसे होते हुए इसमें जाएगा, और जो ये जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो एनएडीपी पे चला जाएगा। यहां फिर इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, तो H2O की फोटोलिसिस होगी, H प्लस और OH आयनस बनेगा। ये हाइड्रोक्सिल आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, OH में बदल जाता है। OH मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल हो गए, तो ये 2H2O बनाएगा और O 2O बनाएगा। ये O बाद में O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां से बात आती है PS1 और PS2 में क्या अंतर है। तो PS1 में PS1 ये जब केवल लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट पड़ती है और जब हाइड्रोजन मिल नहीं पाता तो फेराडाक्सिन को जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बाद में इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा। दूसरे कलर से बना देते हैं, साइक्लिक दिखा दे रहे हैं। ये फेराडाक्सिन से ये यहां चला आएगा, ये पूरा एक साइकिल चलेगा ये। इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बोलेंगे। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में अब याद रखिएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में P700 पिगमेंट सिस्टम 1 काम करता है केवल। यहां पर वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती, ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होता, NADPH नहीं बनता है। तो ये याद रखिएगा साइक्लिक में। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में अगर अंतर लिखना चाहे इसी के नीचे खींच लेते हैं हम। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोरेशन, फोटोफॉस्फोरेशन है ही है। फोटो फास्फो रिलेशन मतलब ATP का बनना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये साइक्लिक हो सकती है, नॉन साइक्लिक हो सकती है। दोनों में क्या अंतर होगा, अगर ये साइक्लिक होगी तो ओनली PS1 विल वर्क, केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करेगा। और जब इसमें तब इलेक्ट्रॉन वापस उसी में चला जाएगा तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर नॉन साइक्लिक है तो यहां बोथ पिगमेंट सिस्टम क्या करेंगे, PS1 एंड PS2 बोथ विल वर्क। दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करेंगे यहां पर। दूसरी बात, दोनों काम कर रहे तो एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो एक्सटर्नल सोर्स कहां से आएगा,
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो ये एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा? तो यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, कि वाटर की फोटोलिसिस से हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। फोटोलिसिस ऑफ H2O रिक्वायर्ड। यहां पर नो फोटोलिसिस, H2O की फोटोलिसिस की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात, फोटोलिसिस हो रहा है नॉन साइक्लिक में, तो O2 विल बी इवोल्व, क्योंकि अगर H2O टूटेगा तो O2 इवोल्व होगा। यहां पर नो इवोल्यूशन ऑफ O2, नो इवोल्यूशन ऑफ O2, O2 इवोल्व नहीं होगी। अब यहां साइक्लिक में एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या साइक्लिक में NADPH नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। NADP2H इज नॉट फॉर्म, NADPH नहीं बन रहा है, ATP दोनों में बनेगी। NADP2H+ इज फॉर्म, और ये फॉर्म होगी तो CO2 का सिमुलेशन होगा, क्योंकि CO2 का सिमुलेशन, CO2 का रिडक्शन। तो जब साइक्लिक होता है तो फोटोसिंथेटिक रेट घट जाती है, आपको यहां पर रेट ड्रॉप मिलेगा, फोटोसिंथेसिस घट गई। यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, आपको यहां इमर्शन इफेक्ट मिलेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो नॉन साइक्लिक में क्या होता है, दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। नॉन साइक्लिक है ये, दोनों पिगमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं। वाटर टूट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, NADPH बन रहा है, और NADPH बनेगा तो CO2 के एसिमिलेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, कार्बन एसिमिलेट होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो दोनों काम का मतलब कि नॉन साइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब कि ये यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं ऑपरेट कर रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, वापस इलेक्ट्रॉन फिर इसी से होते हुए वापस चला आया। साइक्लिक। तो ATP तो बनेगी, क्योंकि साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर ATP बनती है। ATP बनेगी, लेकिन फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होगा, तो NADPH नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जा रहा है। तो साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम एक काम करेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होगा, नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरत ही नहीं है, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, NADPH टू नॉट फॉर्म। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में अंतर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केल्विन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, केल्विन साइकिल देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग से देखेंगे अलग पेज पे। केल्विन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। C3 साइकिल,
कैल्विन साइकिल। इस साइकिल की स्टार्ट कैसे होती है? राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। ये CO2 को लेगा और CO2 को मिलने के बाद ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये कितने मॉलिक्यूल थे? 5 मॉलिक्यूल थे इसके। 6 मॉलिक्यूल थे, 5 नहीं, 6 मॉलिक्यूल इसके थे। 6 CO2 के। ये 12 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 5 कार्बन और एक कार्बन, 6 कार्बन, तो 3 3 कार्बन वाला बन रहा, तो ये 12 मॉलिक्यूल इसके होंगे। 12 ATP खर्च होगी। 12 ADP बनेगी। और ये जो थ्री फास 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये बन जाएगा 1,3 बाईफास्फो। बाईफास्फो ग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल? फिर वही 12 मॉलिक्यूल इसके भी। और ये 12 मॉलिक्यूल 12 NaDH2 लेते हैं। यहीं पर इसका रिडक्शन हो रहा है। 12 NADP प्राप्त हो जाएंगे। ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें? ग्लिसरैल्डिहाइड में। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये क्या स्टेप था? ये पहला स्टेप था। इसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। अलग पेन से लिख दें इसको, थोड़ा सा पेन के स्ट्रोक को मोटा कर दें। कार्बोक्सिलेशन, ये पहला स्टेप है कैल्विन साइकिल का। दूसरा होता है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। तो अब यहां से प्रोसेस ये ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल के चल रहे हैं। मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बाईफास्फोग्लिसराइड 3 फास्फेट, ये सब उसी के स्टेप है। अब इसके बाद हम कलर अपना लेते हैं, स्टोक को पतला कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ। अभी जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये एल्डिहाइड का कीटोन में बदलाव होगा। कीटोन में बदलेगा, आपस में इंटर कन्वर्जन होगा। नाम होगा डाई
हाइड्रोक्सी एसीटोन। मिटा दो थोड़ा सा एक्चुअली। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब इनके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के तीन तीन मालिक्यूल ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बनाएंगे फ्रक्टोस 1,6 बाईफास्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट से वाटर जुड़ेगा और फास्फेट निकलेगा। तो ये फ्रक्टोज फास्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये फ्रक्टोज जो है तीन तीन मालिक्यूल चल रहे हैं, तीन इसके तीन इसके। इसमें से एक मालिक्यूल जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लेगा और उससे ग्लूकोज बन जाएगा। देखिए ग्लूकोज बन गया। अब ग्लाइकोटिक रिवर्सल क्या है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। और इससे फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इससे फिर 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इससे फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये ग्लाइकोलिसिस का जस्ट उल्टा चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। अब फ्रक्टोज के एक मालिक्यूल तो इधर चला गया जो ग्लूकोज बना लिया। फ्रक्टोज का दो मालिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के दो मालिक्यूल से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसका फिर हमने यहां से दो मालिक्यूल लिया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और उसको बाद में लेंगे। पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड से दो मालिक्यूल ले लेंगे। ये एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज कीटोन है। तो पहले फ्रक्टोज इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से जुड़ेगा। तो देखिए ये फ्रक्टोज आ रहा है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट आ रहा है। अब 6 मालिक्यूल इसके, 3 मालिक्यूल इसके, 6 3 9। 9 से ये 4 मालिक्यूल वाला एक बनाएगा और एक 5 मालिक्यूल वाला बनाएगा। 4 मालिक्यूल वाला थोड़ा सा इसको और नीचे कर ले तो ध्यान रहिए। अब 5 मालिक्यूल वाला जो बनेगा उसका नाम होगा जाइलुलोज 5 फास्फेट। ये बन गया। और 4 कार्बन वाला जो बना वो इरिथ्रोज बन गया। इरिथ्रोज 4 फास्फेट। जो इरिथ्रोज 4 फास्फेट है, ये जो दो मालिक्यूल हम निकाले थे, दो मालिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी के, ये दोनों जुड़ जाएंगे। दो मालिक्यूल इसका,
इरिथ्रोज 4 फास्फेट का, 2 मार्कुल डाइऑक्सी एसीटोन का। ये 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला बनेगा, जिसका नाम होगा सीडो हेप्टुलोस 1,7 बाईफास्फेट। अब ये सीडो हेप्टुलोज है, इससे एक फास्फेट निकलेगा, तो ये बन जाएगा सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट। अब ये जो 7 फास्फेट है, ये एक प्रकार का कीटो है, तो ये फिर एक एल्डिहाइड लेगा। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल और यहां से आएगा। अब इसको कैसे दिखाया जाए, आ रहा है कहां से, इसको यहां तक जोड़ना है। तो कोई तरीका अपनाएंगे, ये यहां से लेके नीचे चलेंगे, ये लेकर के इससे जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसके जोड़ने से क्या बनेगा, एक बनेगा राइबोस 5 फास्फेट, ये 7 3 10, और दूसरा बनेगा राइबोस के साथ साथ जाइलुलोज। जाइलुलोज पहले भी बना था, और ये राइबोज और जाइलुलोज सब बदल करके राइबुलोज में अब बदल जाएंगे, और राइबुलोज फिर एटीपी लेकर के राइबुलोज 1,5 बाईपास में बदल जाएंगे। एक साइकिल हो गई। अब थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो थोड़ा सा इसको बढ़िया ढंग से बनाते हैं। कहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से चलते हैं। यहां से रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, और ये डायहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या होगा, इनका 3 और इनका 3, दोनों का 3 3, ये बनाता है फ्रक्टोस 1,6 बाईफास्फेट। इससे फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फिर निकल आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और एक मॉलिक्यूल इसका जो है, ये एक मॉलिक्यूल है इसका, ये 3 थे, ये 3 थे। अब फ्रक्टोज जो है, अब ग्लिसरल्डिहाइड से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, और ये दोनों जुड़ करके एक बनाएंगे इरिथ्रोस। इरिथ्रोस 4 फास्फेट बनाएंगे, इनके जुड़ने से इरिथ्रोस 4 फास्फेट बनेगा।
और इससे एक ब्रांच निकलेगा जो जाइलुलोज बनाएगा। दो चीज बन गई यहां पर इन दोनों के जुड़ने से। इसमें 5 कार्बन था, इसमें 4 कार्बन था। इरिथ्रोज फिर क्या किया, ये इसका 2 मालिक्यूल डायहाइड्रॉक्सी का और 2 मालिक्यूल इरिथ्रोज का ये जुड़ के बनाया सीडो हैप्टुलोस 1,7 बाईफास्फेट। और इससे फिर सीडो हैप्टुलोज बना, 7 फास्फेट बना। सीडो हैप्टुलोज कीटो था, तो ये दो, फिर यहां से दो और आए ग्लिसरल्डिहाइड। ये दोनों ग्लिसरल्डिहाइड सीडो हैप्टुलोज से जुड़ गया, और जुड़ करके ये आगे दो चीज बनाए, सीडो हैप्टुलोज 7 फास्फेट और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये बनाया राइबोज 5 फास्फेट और जालुलोज 5 फास्फेट। जाइलोज 5 फास्फेट। ये जो राइबुलोज और जाइलोज 5 फास्फेट है, ये बनाएंगे राइबुलोज 5 फास्फेट, जो 6 ATP लेगा और बदल जाएगा राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट। और ये राइबुलोज 1 बाईफास्फेट फिर CO2 लेगा, तो बनाएगा 3 फास्फोग्लिसिक एसिड। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3 फास्फोग्लिसिक एसिड ATP लेकर के बनाएगा 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फिर 12 NADH2 को लेकर के NADP2H को लेकर के ये ग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा, और ग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन में टूट जाएगा। ये स्टेप CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन है, पहला स्टेप है। 3 फास्फोग्लिसिक एसिड से 1,3 बाईफास्फोग्लिसिक एसिड से ग्लिसरल्डिहाइड, और ग्लिसरल्डिहाइड से फिर आगे फ्रक्टोज का बनना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का बनना, और इससे ग्लूकोज का बनना। ये दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। और इसके बाद फ्रक्टोज से वापस फिर राइबोलोज का बनना। ये रीजनरेशन ऑफ RUBP है। रीजनरेशन ऑफ RUBP में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से जुड़ करके इरिथ्रोज 4 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट बनाता है। याद रखिए, जो रीजनरेशन RUBP है कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से शुरू हो रहा है। इसको एक अलग पेन से लगा लेते हैं, बदल ले लेते हैं। ये यहां से शुरू होता है,
रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से जुड़ करके इरिथ्रोज 4 फास्फेट बनाएगा और जाइलुलोज 5 फास्फेट बनाएगा। इरिथ्रोज डायहाइड्रॉक्सी एसीटोन से जुड़ करके सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाईफास्फेट बनाएगा, जिससे सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बनेगा। और सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से जुड़ करके राइबोज 5 फास्फेट और जाइलुलोज 5 फास्फेट बनाएगा, जो इंटर कन्वर्जन करके राइबोलोज 5 फास्फेट बनाएंगे, जो 6 एटीपी की मदद से फिर राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट बनाता है। तो ये कैल्विन साइकिल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है।